फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडी टूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको आज मध्यकालीन इतिहास BA भाग 3 वालों के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य होगा, प्रथम प्रश्न पत्र के वाला है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 1857-1947 ईस्वी के बीच के कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको इस रेवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। जो क्रांतिकारी होते हैं, क्रांति ही के समय क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा था, तो ये चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करूंगा। दोस्तों, टॉपिक होगा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति, यानी कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस थी उसकी नीति क्या थी ये हमारे देश के ऊपर, तो ये चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करूँगा। दूसरा नंबर है स्वराज पार्टी की सफलता, यानी कि जो उन्होंने स्वराज पार्टी की गठन किया था उसकी सफलता के बारे में बताऊंगा मैं। तो ज़रूर देखें इस वीडियो को दोस्तों और लास्ट तक देखते रहिए, जिससे क्या होगा कि ये आपको तो आने वाले पेपर में तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो ये चीज़ें इसमें से आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आप चाहे PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे IAS की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको हैंड राइटिंग करने में ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर देखते रहिए। सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पेपर तैयार किया गया है, किस तरीके से हमने आपको लेवल तक पहुंचाया है। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको अपने वीडियो को लेकर चलता हूँ, यानी कि अपने जो तथ्य है उसकी ओर ले चल रहा हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब भी साथ साथ करते रहिए इसी के साथ। पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है 1885 से ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति तथा कार्यक्रम क्या रहे हैं। मतलब इनके नीति के बारे में और इनके जो कार्यक्रम थे, मैंने अभी इसके पहले बताया था कि कार्यक्रम में होने वाले जितने भी इनके अखिल भारतीय नीति तथा कार्यक्रम रहे, उनके बीच में क्या क्या इनके मत थे, क्या क्या इनके देश के प्रति जागरूकता थी, तो ये चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इस युग में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह बाचा, भूमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता कांग्रेस की राजनीति में छाए हुए थे। तो ये कांग्रेस की राजनीति में छाए हुए थे, और वे लोग उदारवादी तथा परिमित राजनीति, यानी कि जो कहता है मेडोरेट पॉलिटिक्स में विश्वास करते थे, और उन्हें उदारवादी की संज्ञा से पुकारा जाता था, ताकि उन्हें आरंभिक 20वीं शताब्दी के नवीन राष्ट्रवादियों से उग्रवादी कहते थे। पृथक किया जा सके, ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या यानी उदारवाद और संयम के समन्वय से करते थे। ये लोग भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, और उसके बाद में आपका होगा कानून के सामने बराबरी, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा करते थे। इनके ढंग के विषय में महादेव गोविंद रानड़े का अभिमत है। उन्होंने कहा क्या है कि संयम का अर्थ है कि किसी उस वस्तु की अथवा उन आदेशों को झूठी आशा ही मत करो जो मिलनी असंभव है। वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा है ये चीज़ें, और ये चीज़ें अगर आदमी आम अपने जीवन में अगर संभाल ले, तो ये चीज़ें आप उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से हल निकलेगा दोस्तों। अपितु समीपतम वस्तु की ओर समझते और न्यायसंगत भावना से प्रेरित होकर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार उदारवाद तथा दल कर्मिक और संवैधानिक नीतियों में विश्वास करते थे। तो ये चीज़ें थी, इन्होंने महादेव गोविंद रानड़े ने कहा था। अब नेक्स्ट है आपका उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा और कार्यपद्धति, यानी उनकी कार्यपद्धति के बारे में मैं हेडिंग बाय हेडिंग सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये चीज़ें आपको आने वाले पेपर में तो वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा, और आने वाले जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उसको पॉलिटिकल साइंस हुआ, तो ये चीज़ें GS में तो सबसे ज़्यादा आप फंसती है क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर देखते रहिए वीडियो को और अपने भविष्य को संवारते रहिए। अब क्वेश्चन है, आंसर आपका आ गया। अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस उदार राष्ट्रवादियों के नियंत्रण में थी, जिनके मूल विचारों का अध्ययन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, कौन से थे? ब्रिटिश सम्राट के राजभक्ति। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का संचालन करने वाले उदार राष्ट्रवादी उच्च कोटि के देशभक्त थे, किंतु उनके समय और सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनकी देशभक्ति में कुछ ऐसी सीमित सीमाएं थी जिनके उल्लंघन की आशा उनसे
नहीं की जा सकती थी। ये राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और ब्रिटिश राज्य के उपकरों के उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था। इस प्रकार वे अपने देश के प्रति भक्ति के साथ साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रति राजभक्ति भी दे रखते थे। उसका स्पष्ट उदाहरण प्रथम अधिवेशन के सभापति श्री भूमेश बनर्जी के शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि मैं सब उपस्थित सज्जनों के मत को व्यक्त कर रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी सरकार को मेरे और यहाँ एकत्र हुए मित्रों की अपेक्षा अधिक गहरे और पक्के राजभक्त मिलना असंभव है। दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने भी अपने सहयोगी से इस प्रकार का मत व्यक्त किया है। उन्होंने घोषणा की है कि आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम अचूड़ राजभक्त हैं। तो ये जो इनकी अम्मत व्यक्ति थी, इन्होंने अपने आप से क्या कहा है, ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आप लिखते हैं तो पेपर में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट साबित होता है और एग्ज़ामिनर भी सोचता है कि हम इसके नंबर कहाँ से दें। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होता है दोस्तों, तो आप लोग इसको ज़रूर देखते रहिए। श्रीमती एनी बेसेंट ने भी कहा कि इस काल के नेता अपने प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते थे। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने भी यही कहा था। नंबर 2, अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास। यह हेडिंग आपका होगा। उदारवादियों को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कहना था कि अंग्रेज़ों के न्याय, बुद्धि तथा दया भाव में हमारा दृढ़ विश्वास है। संसार की महानतम प्रतिनिधि सभा, सदनों की जननी ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा है। अंग्रेज़ों ने सर्वत्र प्रतिनिध्यात्मक आदर्श पर ही शासन किया है। 1896 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में रहमतुल्लाह सैयानी ने घोषित किया था कि अंग्रेज़ों ने बढ़कर सच्चारित्र तथा अजाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती है। भारत के वृद्ध पितामह दादा भाई नौरोजी ने भी कहा करते थे कि मैं आशा करता हूं कि वह दिन अब दूर नहीं है जब अंग्रेज स्वेच्छा से भारत से चले जाएंगे। नंबर 3, ब्रिटेन के साथ संबंध के भारत के में हित में समझना, यानी कि उसकी जो फ्रेंडशिप थी उसके बारे में समझना है दोस्तों। अधिकांश प्रारंभिक कांग्रेस नेता पाश्चात्य सभ्यता से काफ़ी प्रभावित थे। वे सोचते थे कि ब्रिटेन ने भारतीयों को एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की। अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और संवाद की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और स्थानीय स्वायत्त शासन उनके द्वारा ब्रिटिश राज्य के वरदान समझ पाते थे। इस भावना के संकेत गोपाल कृष्ण गोखले के शब्दों में समझा जा सकता है। हमें यह मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश शासन विदेशी होने के कारण अपनी कमियों के होते हुए भी देशवासियों की प्रगति में एक बड़ा साधन रहा, जिसके जारी रहने का अर्थ उस शांति और व्यवस्था के जारी रहने से है जिन्हें केवल यही कायम रख सकता है और जिनके साथ हमारे श्रेष्ठ बंधे हैं। फिरोज शाह मेहता ने छठे अधिवेशन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए कहा था कि इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों देशों और समस्त विश्व को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। कार्य में सुधार में विश्वास। नंबर 4 हो गया आपका। उदारवादी राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के शब्दों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा है कि भारतीयों की तत्कालिक रूप में केवल यह आकांक्षा है कि सरकार के आधार पर को अधिक विस्तृत किया जाए और जनता को उनमें समुचित भाग हो। उदारवादी नेता कार्मिक, वैधानिक और प्रशासनिक सुधार चाहते थे। वे क्रांतिकारी परिवर्तन के बिल्कुल विरुद्ध थे। इस संबंध में प्रधान ने लिखा है कि यदि हम कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यवाही को देखें तो पाते हैं कि उनकी मांगें अत्यधिक नरम थी। कांग्रेस के प्रारंभिक संगठन और समर्थन आदर्शवादी नहीं वरन व्यवहारिक सुधारवादी थे और वे क्रमबद्ध सुधार के मार्ग में विश्वास रखते थे। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। 5वां नंबर था उदारवादी के लक्ष्य। उदारवादियों के अंतिम लक्ष्य भारतीयों के स्वशासन की प्राप्ति थी। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे। इस संबंध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वितीय अधिवेशन में कहा था कि स्वशासन एक प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय शक्ति की कामना है।
इसके राष्ट्र की स्वयं ही अपने भाग्य का निर्णय करना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है। उनका विश्वास था कि स्वशासन भारतीयों के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं तथा स्वतंत्र संस्थाएं देश के बौद्धिक तथा नैतिक संयम की सबसे अच्छी पाठशालाएं होती हैं। इनके बिना स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन संभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों। अच्छे से अब नेक्स्ट है आपका छठवां हेडिंग, भारतवादियों उदारवादियों की कार्य पद्धति। उदारवादी संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते थे। वे हिंसा के उग्र विरोधी थे और किसी भी रूप सरकार के साथ किसी संघर्ष में पड़ना नहीं चाहते थे। उनके द्वारा अपनी मांगों को औचित्य सिद्ध करने के लिए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधिमंडलों को मार्ग अपनाया गया था, जिसे आलोचकों के द्वारा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया गया था। उन्हें अपने निवेदन पद्धति पर अधिक विश्वास था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने तृतीय अधिवेशन में कहा था कि हमें सरकार से बार बार निवेदन करना चाहिए कि वह हमारी मांगों पर विशेष शीघ्रता से विचार करे तथा फिर हम अपनी इस सुधार संबंधी मांगों को स्वीकार करने पर जोर दें। राजनीतिक सुधारों के लिए वे याचना करने में किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं करते थे। दादा भाई नौरोजी भी शांत मार्ग के पक्षधर थे। तो ये चीज़ें खत्म हुई दोस्तों। ये चीज़ें अलग अलग अपने अपने हिसाब से मत प्रकट किया दोस्तों। तो ये चीज़ें आप जानकर आप लोग को अच्छी लगी होगी। ये अच्छे क्वेश्चन अपडेट करा रहे हैं सर। तो हम अगली वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा दोस्तों। मैं और अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके आने वाले होते हैं। संभावनाएं रहती है कि ये प्रश्न आ जाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी का अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफलता मिली। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर देने तथा सरकार द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार कर लेने से 1922 ईस्वी में कांग्रेस की स्थिति खराब थी। कांग्रेस के अधिकांश नेता जेलों में थे तथा कांग्रेस के पास भविष्य के कार्यक्रम की कोई निश्चित रूपरेखा भी नहीं थी। अतः सरकार ने जिन नेताओं को मुक्त कर दिया था, उनका यही दायित्व हो गया था कि भविष्य के लिए कार्यक्रम तैयार करे तथा उनके कार्यान्वित कराए। इन नेताओं ने प्रमुख राजगोपालाचारी, पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अब्दुल कलाम आज़ाद तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन परिस्थितियों में अनेक नेता जो गांधी के नीति में सहमत नहीं थे, कार्यक्रम में परिवर्तन की मांग करने लगे। इन नेताओं की योजना भी यह थी कि 1919 ईस्वी के सुधार अधिनियम के अंतर्गत होने वाले 1923 के आम चुनावों में भाग लिया जाए, ताकि चुने जाने पर विधानसभाओं में जाकर सरकार का विरोध किया जा सके। इन परिवर्तनवादी नेताओं का विचार था कि चुनावों में भाग लेने से कांग्रेस को न केवल देश के समक्ष एक नया कार्यक्रम रखने का अवसर मिलेगा तथा कांग्रेस द्वारा जनता पर विश्वास पुनः प्राप्त किया जा सकेगा, वरन सरकार की विधानसभाओं में आलोचना एवं विरोध में जनता में जागृति एवं उत्साह बढ़ेगा। अतः गया अधिवेशन में परिवर्तनवादी नेताओं ने विधानसभाओं में प्रवेश हेतु अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, किंतु कांग्रेस के राजगोपालाचारी जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया और इसका प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। अतः चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। अब बात करेंगे दोस्तों स्वराज दल की स्थापना। स्वराज दल की स्थापना के बारे में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव के अस्वीकृत किए जाने पर इलाहाबाद में मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना की। यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। 1923 में इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की। इस प्रकार धीरे धीरे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही थी जिससे कांग्रेस के विभाजन का खतरा दिखाई देने लगा था। फरवरी 1924 में गांधी जी को स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया। नवंबर में गांधी जी ने भी कांग्रेस की एकता बनाए रखने के लिए स्वराजवादियों के कार्यक्रम को गांधीदास समझौता के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर दी। इस समझौते के द्वारा स्वराज्यवादियों को कांग्रेस के नाम पर काउंसिलों में प्रवेश की अनुमति दी गई। इस समझौते को कांग्रेस के दिसंबर 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन ने मान्यता प्रदान की, किंतु मूलतः यह
मूलतः वह इसके विरोधी ही थे। स्वराज्यवादी भी गांधी जी के कार्यक्रम के विरुद्ध नहीं थे। इनकी पुष्टि उनके 1923 ईस्वी के आम चुनाव के समय घोषित कार्यक्रमों में होती है। उसमें कहा गया था कि उनके उद्देश्य भारतवासियों को स्वराज्य दिलाना था। यह कार्य वे काउंसिलों में प्रवेश करके करना चाहते थे, किंतु आवश्यकता होने पर गांधी जी के सत्याग्रह कार्यक्रम को पूर्ण सहयोग देंगे। इस प्रकार भारतवासियों को स्वराज्य दिलाना था। इस प्रकार स्पष्ट है कि गांधी जी के उद्देश्य व सिद्धांतों में स्वराज्यवादियों को मतभेद न था। अंतर केवल उनको इस प्राप्त करने के तरीकों में था। स्वराज्यवादियों का उद्देश्य काउंसिल में प्रवेश, उनके सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाना, बजट का विरोध करना, प्रशासन की बुराइयों की निंदा करना, अवांछनीय बिलों को पारित न होने देना था, ताकि सरकार का स्वराज देने के लिए विवश किया जा सके। पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की नीति में विषय में लिखा था कि हमारा हेतु नौकरशाहों द्वारा स्वराज के मार्ग में डाली गई रुकावटों को मुकाबला करना, और जब हम अड़ंगा शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसी मुकाबले में तो हमारा तात्पर्य है, यानी तो इसी मुकाबले में हमारा तात्पर्य है। तो दोस्तों ये चीज़ें थी पंडित मोतीलाल नेहरू के थोड़े विषय जो उन्होंने लिखा था। स्वराज दल के उद्देश्य काउंसिल में प्रवेश कर असहयोग द्वारा सरकार के कार्यों में अड़ंगा डालना था, जिससे नौकरशाह मनमानी करने में असमर्थ हो। इस उद्देश्य में प्राप्त के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किया गया था। नंबर 1, बजट को रद्द करना। शासन के कार्यों में बाधा डालने की दृष्टि से स्वराज दल के कार्यक्रम में एक प्रमुख बात कही यह थी कि काउंसिलों में प्रवेश कर सरकारी आय व्यय के वार्षिक बजट को अस्वीकार कर दिया जाए। नंबर 2, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों को विरोध करना, सरकार के उन प्रस्तावों को विरोध करना और यदि संभव हो तो अस्वीकार करना जिनके द्वारा नौकरशाही शक्तिशाली बनाने की प्रयत्न करती है। नंबर 3, आपका होगा राष्ट्रीय शक्ति को उन्नत करना। काउंसिलों में उनके प्रस्ताव, योजनाओं और विधेयकों को प्रस्तुत करना जिनके द्वारा राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि हो तथा नौकरशाही की शक्तियों का अंत किया जाना असंभव हो। तो नंबर 4 आपका क्या होगा दोस्तों? रचनात्मक कार्यों में सहयोग देना। स्वराज्यवादियों द्वारा यह निश्चित किया गया कि वे काउंसिलों के बाहर महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। नंबर 5 आपका क्या होगा दोस्तों? समस्त प्रभावकारी स्थानों पर अधिकार। अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वराज्यवादियों को उद्देश्य सभी पदों पर अधिकार प्राप्त करना था जिन पर काउंसिल के सदस्य होने के नाते वे अधिकार प्राप्त करने में सफल हो सकते थे तथा सरकार के कार्यों में अड़ंगा लगा सकते थे। नंबर 6, आवश्यक होने पर अपने पदों का त्याग। स्वराज्यवादियों ने यह भी घोषणा कर दी थी कि यदि वे यह देखेंगे कि नौकरशाही को सही रास्ते पर लाने में असमर्थ रहे तथा सत्याग्रह पे ही एकमात्र उपाय है तो वे काउंसिलों में अपने पद छोड़ देंगे तथा महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बिना सोच विचार के कांग्रेस के झंडे के नीचे एकत्र होकर सत्याग्रह को सफल बनाने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। मतलब ये इन्होंने कहा कि स्वराज दल का पतन एवं मूल्यांकन। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। चित्तरंजन दास एक कर्मठ व्यक्ति के साथ साथ कुशल नेता भी थे जो स्वराज्य दल को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में सफल हुए थे। इनकी असामयिक मृत्यु से दल की गहरी चोट पहुंची और शीघ्र ही वह पतन की ओर अग्रसर होने लगे। यद्यपि मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल को संभालने की यथाशक्ति चेष्टा की, पर किंतु कुछ सदस्यों के सरकारी सम्मान व प्रतिष्ठा के प्रति अपने मोह को न रोक सकने के कारण वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। स्वराज दल के अनेक नेताओं को यह अनुभव होने लगा कि काउंसिलों में रहकर शासन का विरोध करना संभव न था।
उपर्युक्त वर्णन के आधार पर हम स्वराज दल की कुछ प्रमुख उपलब्धियों को नकार नहीं सकते। गांधी जी द्वारा 1922 ईस्वी में अचानक असहयोग आंदोलन को स्थगित करने में उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता एवं जन असंतोष को समाप्त कर स्वराज दल ने अपने आकर्षक कार्यक्रम को प्रस्तुत करके स्वाधीनता संग्राम को एक नवीन दिशा प्रदान कर की तथा निरुत्साहित हो गई जनता में उत्साह का संचार किया। स्वराजवादियों में यह प्रमाणित कर दिखाया कि सरकार द्वारा पारित 1919 के अधिनियम दोषपूर्ण था। विश्व के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार का यह कहना कि भारत में शासन जनता में इच्छानुसार चलाया जा रहा था असत्य था। स्वराजवादियों के कार्य एवं परिणामों के फलस्वरूप साइमन कमीशन की नियुक्ति, गोलमेज सम्मेलन की व्यवस्था तथा कुछ समय पश्चात द्वैध शासन की समाप्त पूर्ण स्वराज देने के लिए विवश होना पड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इतने ही क्वेश्चन थे, ये चीज़ें टॉपिक थी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अपने आप में तैयार करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूँगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।